मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मीनिंग, उसका डेफिनेशंस और हमने उसके टाइप्स देखे थे। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मेथड्स ऑफ मेजरिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी मांग की लोच को मापने की विधियाँ। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस काफ़ी बार एग्जाम में आपसे 15 मार्क्स में या 7 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। तो देखिए मेथड्स में क्या आएगा, बात करते हैं हम इसके मेथड्स की। तो मांग की लोच की अवधारणा अर्थशास्त्र की उन अवधारणाओं में से एक है जिसका सैद्धांतिक और व्यवहारिक जगत में अत्यधिक प्रयोग होता है। इसीलिए अर्थशास्त्र में इसे मापने की अनेक विधियाँ खोज की है। देखिए, जो हम कह सकते हैं कि हमारे थ्योरेटिकल कंसेप्ट तो हम पढ़ते ही हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, लेकिन साथ ही साथ देखते हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। कि हम लोग मार्केट में हम जब भी जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि हम कहीं ना कहीं ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो हमने थ्योरेटिकल कंसेप्ट पढ़ा है, इसका कहीं ना कहीं यूज़ हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में होता है। इट मीन्स हम कह सकते हैं द कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ वाइडली यूज इन थ्योरेटिकल एनालाइज and in the practical world. So the economists have derived several methods of measure it. इसीलिए बहुत सारे अर्थशास्त्री ने इसके अलग अलग मेथड्स बताए हैं। तो यहाँ हम जो मेथड्स की बात करेंगे वो इम्पॉर्टेंट आपके 4 मेथड्स रहेंगे, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट मेथड है हमारा जो कि प्रोफेसर फ्लक्स ने दिया था, इम्पॉर्टेंट है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, कि जो परसेंटेज मेथड है, परसेंटेज यानी प्रतिशत विधि, ये किसके द्वारा दिया गया है, तो प्रोफेसर फ्लक्स ने इस मेथड को दिया था। तो ये आपको याद रखना है। बात करते हैं क्या होता है प्रतिशत विधि। तो प्रोफेसर फ्लक्स ने इस विधि के अंतर्गत मांग की लोच को मापने के लिए या मेज़र करने के लिए वस्तु की कीमत में अंतर आने के कारण वस्तु की मांग में होने वाले परिवर्तन को प्रतिशत के रूप में ज्ञात किया है। सिंपल है कि इस मेथड का नाम क्या है, परसेंटेज मेथड है। इसीलिए हम इसको किस में मेज़र करेंगे, परसेंटेज में। यानी प्राइस में, कीमत में जो अंतर आता है, कीमत में अगर किसी कारण अंतर आया, मतलब कह सकते हैं कि प्राइस में अगर किसी वस्तु का अंतर आया है, आपकी या तो प्राइस ज़्यादा होगी या कम होगी, तो उसके कारण वस्तु की मांग में जो परसेंटेज के बेस पे जो चेंजेस आएगा, यानी परसेंटेज में जो चेंजेस आएगा डिमांड ऑफ क्वांटिटी में, तो उसी को ही कहा जाता है परसेंटेज मेथड। इसके लिए मांग में प्रतिशत परिवर्तन में कीमत के प्रतिशत परिवर्तन का भाग देकर हम डिमांड की इलास्टिसिटी को मेजर कर सकते हैं। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, जो क्वांटिटी चेंज हुई है, यानी परसेंटेज चेंज इन डिमांड, जो परसेंटेज चेंज हुआ है डिमांड को, उसमें हम आपको डिवाइड किससे कर रहे हैं, परसेंटेज चेंज इन प्राइस से, राइट। तो मेन वर्ड क्या है यहाँ पे, परसेंटेज है, क्योंकि इस मेथड का नाम ही क्या है, परसेंटेज मेथड, राइट। सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन क्या है इसकी, ये कह रहा है यदि आपने जब डिवाइड किया और आपका आंसर 1 से ज़्यादा आता है, यानी 1 से ज़्यादा है, तो मांग की लोच इकाई से अधिक होगी, यानी जो इलास्टिसिटी है वो ज़्यादा है, तो हमारा क्या होगा, इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी, मांग की लोच, ठीक है। यदि बराबर है, यानी इकाई की लोच, यानी आपका आंसर बराबर आ रहा है, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये कहलाएगा इकाई के बराबर, ठीक है। यदि आपके भागफल 1 से कम है, तो मांग की जो इलास्टिसिटी रहेगी, जो डिमांड का इलास्टिसिटी रहेगा वो 1 से कम है, तो क्या हो जाएगा, ये आपकी इन इलास्टिसिटी डिमांड है या आपकी लेस देन इलास्टिसिटी को प्रेजेंट करेगा। तो इसका फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला क्या होता है, ईपी डिमांड, या ईपी का मतलब क्या हो गया, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको डिफाइन कर रहे हैं, मांग में प्रतिशत परिवर्तन, यानी कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन क्या कर रहे हैं, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, यानी कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो देखिए आपका ऊपर वो ही क्वांटिटी और नीचे क्या आ रहा है, प्राइस आ रहा है, बट चेंज क्या है, परसेंटेज का मेन आपको ध्यान रखना है, राइट। तो ओवरऑल ये मेथड क्या कह रहा है, ये परसेंटेज मेथड क्या कह रहा है, सबसे मेन जो इसकी की लाइन क्या है कि इन दिस मेथड डिराइव्ड बाय प्रोफेसर फ्लक्स, आपको याद रखना है फ्लक्स के द्वारा दिया गया है, द चेंज इन द डिमांड ऑफ कमोडिटी एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन इट्स
प्राइस इन परसेंटेज टर्म, यानी कि जो प्राइस के हम जो डिमांड है वो अगर परसेंटेज में अगर चेंजेस आ रहा है तो दैट्स कॉल्ड टू अ परसेंटेज मेथड. फॉर दैट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज कैलकुलेट बाय डिवाइडिंग द परसेंटेज चेंज इन डिमांड बाय द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस. ये इसका फॉर्मूला है कि आप क्वांटिटी जो चेंज हो रही है उसमें आप डिवाइड किसका कर रहे हैं, नीचे आप कर रहे हैं चेंज जो प्राइस में आया है परसेंटेज में उसको, राइट. और हमारा जो इम्पॉर्टेंट लाइन है, अगर आपका मोर देन 1 है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर देन द यूनिट. ठीक है, तो इलास्टिसिटी आपकी ज़्यादा रहेगी. इफ़ इट इज़ इक्वल, अगर इक्वल है इट विल बी इलास्टिसिटी ऑफ यूनिट इक्वल आएगा, यानी कि ई पी इज इक्वल टू 1. एंड इफ द लेस देन 1 द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी लेस देन द यूनिट. इट मीन्स हम कह सकते हैं वो इन इलास्टिसिटी होगा. और ये हमारा इसका फॉर्मूला है. तो आई थिंक ये आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा. बाद में इसके लिए हम इसका एक एग्जाम्पल से हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाए कि ये क्या कह रहा है. देखिए, अभी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था. फॉर्मूला क्या था कि मांग में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन किससे किया था, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन. सपोज दैट हम मानते हैं कि जो डिमांड है उसमें चेंजेस आ रहा है 30%. कितना आ रहा है डिमांड में, 30. और जो प्राइस है उसमें चेंजेस आ रहा है 10%. यानी अगर प्राइस में 10% चेंजेस होता है तो जो आपका डिमांड है उसमें 30% चेंजेस आता है. तो आपको बस बिल्कुल जो परसेंटेज है वो लिखकर इसको सॉल्व करना है. तो मांग में प्रतिशत परिवर्तन कितना है, 30, और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन कितना है, 10. तो बस इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 3. ठीक है, तो ये 3 आ रहा है, तो ये क्या है, 1 से ज़्यादा है. तो यहाँ मांग अधिक लोचदार है, क्योंकि मांग की लोच इकाई से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है, ग्रेटर देन है, देन कीमत की अपेक्षा मांग में प्रतिशत परिवर्तन अधिक होगा. तो ये इकाई से ज़्यादा, इट मीन्स क्या होता है कि प्राइस में अगर थोड़ा सा भी चेंज होता है लेकिन आपकी डिमांड में, यानी प्राइस में 10% चेंज हुआ है तो डिमांड में कितना चेंजेस आ रहा है, 30% चेंजेस आ रहा है. तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ठीक है, तो इस कंडीशंस को हम क्या कहेंगे, द डिमांड इज हाईली इलास्टिसिटी बिकॉज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर देन द यूनिट. बिल्कुल, जब आपका एग्जाम में क्वेश्चन आए आपको बिल्कुल एग्जाम्पल देकर ही इसे बताना होगा. तीनों कंडीशंस आपको बतानी होगी. आपको मोर देन बताना होगा, इक्वल कंडीशन और लेस देन, तीनों ही कंडीशन विथ एग्जाम्पल से बताना होगा. तो फर्स्ट कंडीशन क्या थी जहाँ पे हमने डिस्कस किया, तो ये है कि आपकी हाईली इलास्टिसिटी है, अधिक लोचदार है. ध्यान रखना, हाईली इलास्टिसिटी बता रहा है, क्योंकि क्यों बता रहा है, क्योंकि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो मोर देन द यूनिट, आपकी यूनिट से ज़्यादा आ रहा है, इसीलिए हाईली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है. द चेंज इन डिमांड इज मोर देन द चेंज इन द प्राइस. जो डिमांड है उसमें ज़्यादा चेंजेस आएगा प्राइस के कंपैरिजन में. तो ये आपको इसका रीज़न भी देना है, राइट. बात करते हैं सेकंड कंडीशन की. सेकंड कंडीशन में हमने देखा इलास्टिसिटी क्या थी, 1 के इक्वल था. तो हम ये मानते हैं कि जो क्वांटिटी है, डिमांड है, उसमें भी 30% चेंजेस आया है, और जो आपका प्राइस है उसमें भी कितना आया, 30% इक्वल चेंज आ रहा है. तो 3/3 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1. तो ये क्या प्रेजेंट कर रहा है, ये आपका प्रेजेंट कर रहा है कि जो मांग की लोच है वो क्या है, इकाई के बराबर है. तो मांग की लोच इकाई के बराबर है, क्योंकि क्वांटिटी में भी 30, आप डिमांड में भी 30% चेंज आ रहा था और प्राइस में भी कितना आ रहा था, 30%. तो आंसर क्या आ रहा था, आपका आंसर आ रहा था 1. तो इट मीन्स क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू द यूनिट, यानी आपकी जो यूनिट है उसके क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है. तो इसे क्या कहेंगे, द परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन द प्राइस. यानी जितना डिमांड में चेंजेस आ रहा है वो किसके अकॉर्डिंग आ रहा है, जितना प्राइस में चेंजेस हुआ है. तो प्राइस में अगर 30% चेंज है तो डिमांड में भी 30% चेंज हुआ है. तो ये आपको सेकेंड कंडीशंस प्रेजेंट कर रहा है. बात करते हैं थर्ड की, लेस जो इलास्टिसिटी है उसकी. अब यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल ऑपोजिट है फर्स्ट सिचुएशंस की. यहाँ पे डिमांड यानी कि जो मांग है, मांग में परिवर्तन हो रहा है आपका 30%, और जो प्राइस है उसमें कितना चेंज हो रहा है, 60%. तो ठीक है, वही आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है डिमांड में, यानी कि चेंज इन डिमांड 30% अपॉन चेंज इन प्राइस 60%. तो यहाँ पे 60% आ गया प्राइस का, करेंगे 1/2, या आंसर आ जाएगा 0.5. सिंपल है, 1 से क्या आ रहा है, कम आ रहा है, कम आ रहा है, तो इस मांग को हम क्या कहेंगे, कम लोचदार कहेंगे, लेस.
इलास्टिसिटी ऑफ कहेंगे, ठीक है, या इस केस को हम इनइलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी कहते हैं, यानी कि बेलोचदार। या तो आप बेलोचदार लिखिए या फिर आप क्या लिख सकते हैं, कम लोचदार, ठीक है, यानी कि लेस इलास्टिसिटी या फिर इनइलास्टिसिटी। क्योंकि मांग की लोच इकाई से क्या है, कम है, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन मांग की अपेक्षा अधिक है, यानी कि परसेंटेज जो है वो ज़्यादा किस में चेंज आ रहा है, प्राइस में, लेकिन डिमांड में इतना चेंजेस नहीं आ रहा है। तो ये जो थर्ड कंडीशन है वो कह रही है दिस इज द केस ऑफ इनइलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिकॉज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन द यूनिट, यानी यूनिट से कम है, एक से कम आ रहा आंसर। द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस इज हाईली, यानी हम कह सकते हैं परसेंटेज किस में ज़्यादा चेंजेस आ रहा है, प्राइस यानी कीमत में चेंज आ रहा है कंपैरिजन टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड। तो आपने फर्स्ट कंडीशन देखा जहाँ पे आपने क्या देखा कि जो डिमांड थी फर्स्ट कंडीशन में क्या था, क्वांटिटी यानी जो डिमांड है उसमें 30% चेंज आ रहा था और प्राइस में कितना आ रहा था 10%, राइट। जबकि सेकेंड कंडीशन में दोनों में ही प्राइस में भी 30% चेंज आ रहा था और डिमांड में भी 30% चेंज आ रहा था। थर्ड कंडीशन थी जिसमें आपकी क्वांटिटी में तो 30% चेंज था बट प्राइस में कितना था 60%। तो देखिए ये था आपका मोर देन इलास्टिसिटी, यानी कि ज़्यादा हाईली इलास्टिसिटी, बहुत अधिक लोचदार। ये था आपका कह सकते हैं कि इक्वल, ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल, ठीक है, यूनिट 1 के। और ये क्या है, लेस इलास्टिसिटी, ठीक है, लेस इलास्टिसिटी कह सकते हैं या इसे इन इलास्टिसिटी भी, बेलोचदार भी कह सकते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन जो इतना सा क्वेश्चन से आपको जो एग्जाम्पल दिए हैं वो 7 मार्क्स का क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो ये था फर्स्ट। चलिए बात करते हैं सेकंड मेथड की, और सेकंड मेथड देने जो सेकंड मेथड का नाम है वो है कुल व्यय विधि यानी टोटल आउटले मेथड, और इसे दिया था प्रोफेसर मार्शल ने। तो प्रोफेसर मार्शल के द्वारा ये मेथड दिया गया। देखिए प्रोफेसर मार्शल ने क्या कहा है इस मेथड के बारे में, कि मार्शल ने बताया कि मांग की लोच को मापने के लिए कुल व्यय को आधार माना जाए। तो देखिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि किस इकोनॉमिक्स, किस अर्थशास्त्री के द्वारा ये बताया गया कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है यानी मांग की जो लोच है उसको हम टोटल एक्सपेंडिचर से मेजर कर सकते हैं। तो वो कौन थे, प्रोफेसर मार्शल थे। ये आपको याद रखना है, कौन था, प्रोफेसर मार्शल थे, राइट। तो ये आपको याद रखना है। तो इन्होंने जो बताया वो बताया कीवर्ड जो था वो था टोटल एक्सपेंडिचर यानी कुल व्यय, कुल व्यय को इन्होंने आधार माना। इस विधि के अंतर्गत कीमत में परिवर्तन के पहले कुल व्यय तथा कीमत में परिवर्तन के बाद के कुल व्यय की तुलना की जाती है। देखिए इट्स अ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन। क्या कह रहा है कि आपको ध्यान रखना है कि जब प्राइस पहले था उस समय क्वांटिटी कितनी थी, और जब प्राइस में चेंजेस आ गए यानी प्राइस या तो अप होगा या प्राइस डाउन होगा, उसके बाद क्वांटिटी में क्या चेंजेस आएगा उसका कंपैरिजन आपको करना है। यानी कि पहले जब प्राइस थी तो आप क्वांटिटी जब परचेस कर रहे थे उस समय आप कितना खर्च कर रहे थे, कितना पैसा खर्च कर रहे थे, और उसके बाद जब प्राइस चेंज हो गई तो उसके बाद जब आप क्वांटिटी ले रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, उस समय आप कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। तो इन जो एक्सपेंडिचर है इनका कंपैरिजन करना ही टोटल आउटले मेथड कहलाता है। सिंपल है, इस लाइन को याद रखना है कि जो पहले प्राइस थी उस समय डिमांड कितना कर रहे थे और उस समय आपने क्या खर्च किया, राइट। और जब आपका प्राइस चेंज हो गया तो प्राइस चेंज होने पर जब आप क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, तो उस समय आप कितना खर्च करेंगे, इन दोनों का कंपैरिजन यानी एक्सपेंडिचर का जो आप कंपैरिजन करेंगे वही आपका कहलाएगा, क्या कहलाएगा, टोटल आउटले मेथड, राइट। बात करते हैं क्या कह रहा है आगे। इस प्रकार कुल व्यय के आधार पर मांग की लोच इकाई हो सकती है, इकाई से कम हो सकती है या इकाई से अधिक हो सकती है, यानी कि तीनों कंडीशन आ सकती हैं। इन तीनों स्थितियों को हम एक टेबल से सॉल्व करेंगे। तो देखिए मार्शल ने जो एक्सेप्टेड क्या था कि टोटल एक्सपेंडिचर है उसको हम मेजर कर सकते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के लिए। इन दिस मेथड द टोटल एक्सपेंडिचर बिफोर चेंज इन द प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर आफ्टर चेंज इन द प्राइस आर कंपेयर। ये ध्यान रखिएगा, मेन इंपॉर्टेंट लाइन है इसकी, कि जो पहले आप खर्च करते थे जब प्राइस में कोई चेंजेस नहीं हुआ उस टोटल एक्सपेंडिचर को, और जब प्राइस में चेंज आ गया उसके बाद जो आप टोटल एक्सपेंडिचर करते हैं उसको कंपेयर करना ही टोटल आउटले मेथड होता है। और उसी के बेस पे हम बताते हैं कि मोर इलास्टिसिटी है, इक्वल इलास्टिसिटी है या लेस इलास्टिसिटी है, राइट। तो ये इसका कॉन्सेप्ट था। अब
सेकंड मेथड को हम एक टेबल से एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिसमें देखिए हमने क्या लिया है टेबल में, डिमांड ऑफ द कमोडिटी एट वेरियस प्राइसेस एंड टोटल एक्सपेंडिचर, यानी एक टेबल बनाई है जिसमें हम डिफरेंट प्राइजेस ले रहे हैं और डिफरेंट प्राइजेस पे कितनी डिमांड हो रही है और कितना आप एक्सपेंडिचर करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन है आपकी जहाँ पे मोर इलास्टिसिटी कंडीशन बताई है, सेकंड कंडीशन में इक्वल है और थर्ड में लेस है, राइट। पहले बात करते हैं इस फर्स्ट कंडीशन की, जिसमें क्या बता रहा है कि जब प्राइस है वो आपकी 10 होती है तब आप 100 की डिमांड करते हैं, तो आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर होगा वो 10 मल्टीप्लाई 100 यानी 1000 होगा। उसके बाद में जैसे ही प्राइस कम हुई यानी 8 होती है 8 होगी, तब आप क्या कर रहे हैं क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं। जब प्राइस कम होगी तो हम ज़्यादा मांग करने लगे तो 140, तो यहाँ एक्सपेंडिचर है वो हमारा थोड़ा बढ़ गया है। यानी जब प्राइस कम होती है तो एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ध्यान रखिएगा फर्स्ट कंडीशन क्या बता रही है, जब प्राइस आपकी कम होती है तो आप एक्सपेंडिचर क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। उसके बाद आपने देखा कि प्राइस 6 हो रही है, जब प्राइस 6 हो गई तो हमने और ज़्यादा क्या करी, मांग करना स्टार्ट कर दिया, यानी हमारी जो डिमांड है वो कितनी हो गई, 200 हो गई। तो हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो भी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, यानी कि ज़्यादा हुआ। तो आपने देखा कि 6 मल्टीप्लाई 200, तो ये कितना आ रहा है, 1200। तो हमने देखा कि प्राइस फर्स्ट कंडीशन में क्या हो रहा है कि प्राइस जैसे ही कीमत कम होती है तो आपका जो कीमत कम होगी तो आपका कुल एक्सपेंडिचर क्या होगा, आपका बढ़ने लगेगा। उसी तरह से अगर प्राइस इंक्रीज होगी, कीमत बढ़ेगी, तो कुल एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि प्राइस कम हो रही है, यहाँ पे प्राइस जब 10 से 8, 8 से 6 हो रहा है तो आपका एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, वो आपका बढ़ रहा है, यानी प्लस में जा रहा है। सपोज दैट हम अगर इसको बिल्कुल इन्वर्स चले कि जब आपकी प्राइस 6 से 8 हो गई, 8 से 10 हो गई, तो आपने देखा कि जो आपका एक्सपेंडिचर है वो पहले 1200 था, फिर हो सकता है 1120 और फिर 1000, यानी कि ये एक विपरीत संबंध बताता है। विपरीत संबंध का मतलब है कि ये बताता है कि अगर प्राइस आपकी कम होती है तो आपकी डिमांड बढ़ जाती है, और अगर आपका प्राइस ज़्यादा होता है तो आप देखते हैं कि आप साथ ही साथ प्राइस जब कम होगा तो आप एक्सपेंडिचर क्या करेंगे, आप जो खर्च है वो आप ज़्यादा करने लगेंगे, और जैसे ही प्राइस बढ़ गई तो आप एक्सपेंडिचर भी क्या करेंगे, आपकी प्राइस बढ़ने पर एक्सपेंडिचर कम करेंगे। तो मोस्टली हमने ये जो फर्स्ट कंडीशन है, ये फर्स्ट कंडीशन क्या बताता है कि जब आप ऐसी कौन सी वस्तु होती है, मोस्टली ये जो होता है ये लग्जरी जो आइटम्स होते हैं, लग्जरी जो कमोडिटीज़ होते हैं उनके लिए होता है कि जैसे प्राइस कम होती है तो हम वो एक्सपेंडिचर है वो आपका ज़्यादा होने लगेगा। तो ये है आपकी फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। इसे हम अभी डायग्राम से भी समझेंगे। बात करते हैं सेकंड कंडीशन की। सेकंड कंडीशन में आपने देखा कि जब आपका सेकंड कंडीशन क्या बता रही है कि जब आपकी प्राइस 10 थी तो आप डिमांड कर रहे थे 100, तो आपका एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 1000। 10 मल्टीप्लाई 100 तो 1000। उसके बाद में सेकंड जब प्राइस आपका डाउन हुआ तो आपने आप डिमांड बढ़ा दी, लेकिन आपका एक्सपेंडिचर वही है जो पहले था, 1000, राइट। फिर आपने देखा कि जब आपकी प्राइस और कम हुई तो भी आपका जो मांग है वो तो आपका बढ़ा, लेकिन जो एक्सपेंडिचर है वो आपका बिल्कुल सडन यानी कि 1000 ही है। तो इस कंडीशन जो सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन हमें बताती है कि ये क्या है, यूनिट के इक्वल है, यानी इकाई के बराबर है, कि यानी कि जो वस्तु के मूल्य बढ़ने से कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी चाहे आपका प्राइस है, चाहे वो आपका नीचे की जाए या प्राइस आपका ऊपर की तरफ जाए, यहाँ जो एक्सपेंडिचर है वो आपका इक्वल ही रहेगा। यानी प्राइस में चेंजेस होने पर आपके जो एक्सपेंडिचर पे है वो कोई भी फ़र्क नहीं आता है, कोई भी इसमें चेंजेस नहीं होगा। और ये कौन सी कमोडिटीज़ से रिलेटेड होते हैं, ये कंफर्टेबल हो सकते हैं वस्तु, यानी आरामदायक वस्तुओं के लिए ऐसा बताया गया है। जो कंफर्टेबल गुड्स होते हैं उनके लिए होता है कि प्राइस डाउन भी होता है तो आपका एक्सपेंडिचर वही रहता है, ठीक है। बात करते हैं थर्ड कंडीशन की, जिसमें लेस इलास्टिसिटी बताया गया है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे जब आपका प्राइस 10 था तो आप डिमांड 100 कर रहे थे, आपका एक्सपेंडिचर है टोटल वो था 1000। जैसे ही प्राइस आपका 8 हुआ यानी कम हुआ तो आप देखते हैं कि जो डिमांड है वो भी आपकी क्या हो गई, 90 हो गई, यानी कि मांग की मात्रा क्या हो गई, 90 हो गई है। तो आपका जब मांग की मात्रा कम हुई तो आपका एक्सपेंडिचर भी क्या होगा, कम होगा। जब प्राइस आपकी 6 पे चली जाती है यानी और ज़्यादा कम हो जाती है, तब आप डिमांड क्या करते हो और कम करने लग गए, यानी 80। और यहाँ पे जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो कितना हो गया, 480, यानी 6 मल्टीप्लाई 80, तो ये आपका टोटल एक्सपेंडिचर कितना आ रहा है,
480। तो थर्ड कंडीशन क्या बताती है कि प्राइस कम होने पर आपके एक्सपेंडिचर भी कम हो रहे हैं, और प्राइस अगर इंक्रीज हो तो टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या हो रहे हैं, इंक्रीज होंगे। तो कहने का मतलब है कि कीमत बढ़ने पर कुल व्यय में वृद्धि और कीमत घटने पर कुल व्यय में कमी। तो ये डायरेक्ट बता रहा है, और ये बताता है आपकी इलास्टिसिटी से कम या लेस इलास्टिसिटी से बता रहा है। तो ये मोस्टली जो ये जो गुड्स कौन से गुड्स से रिलेटेड होते हैं, ये जो नेसेसरी गुड्स होते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो अनिवार्य वस्तु होती हैं उनसे रिलेटेड होता है। तो देखिए फर्स्ट जो था वो था आपका लग्जरी गुड्स के बारे में, सेकंड था आपको याद रखना है कंफर्टेबल गुड्स के बारे में, यानी कि फर्स्ट तो किससे हो गया आपका विलासितापूर्ण वस्तुएं, सेकंड स्थिति है आपकी कंफर्टेबल यानी आरामदायक वस्तुएं, और थर्ड है आपकी नेसेसरी यानी कि जो आपके लिए अनिवार्य वस्तुएं होती हैं, बहुत ही एसेंशियल होती हैं, उनके बारे में बताया गया है। इसे हम एक डायग्राम से भी बता सकते हैं कि डायग्राम देखिए, ये जो डायग्राम दे रखा है उस डायग्राम को समझते हैं। इसमें आपको सेकंड मेथड में एक डायग्राम बनाना है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं क्या है इस डायग्राम में। देखिए ये डायग्राम आपको दिख रहा है कि ओ एक्स पे हमने बताया है टोटल एक्सपेंडिचर को, कुल व्यय को, और ओ वाई पे हमने बताया है प्राइस को। तो देखिए अभी जो हमने टेबल पे बिल्कुल प्रूफ किया था, बिल्कुल यही वो बता रहा है कि फर्स्ट कंडीशंस क्या थी। फर्स्ट कंडीशन में ये था कि जब प्राइस है वो आपकी कम होती है तो आपका जो एक्सपेंडिचर है वो क्या होता है, बढ़ता है, राइट। तो देखिए P1 इस कंडीशन में क्या बता रहा है कि जब आपका प्राइस है वो P1 से कहाँ जा रहा है, P2 पे जा रहा है, यानी कि वस्तु की कीमत में कमी के कारण यहाँ पे जो ये जो बता रहा है, ये क्या बता रहा है, एक्सपेंडिचर को। जब आपकी प्राइस 1 थी तब आपका एक्सपेंडिचर कितना था, ये था इतना, और उसके बाद जब आपका प्राइस है वो P2 पे चला जाता है, यानी कीमत कम हो गई, तो आपका एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो देखिए यहाँ पे प्राइस कम होने पर एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, राइट। तो इसका हम कह सकते हैं कि ये क्या है, मांग की लोच अधिक है, यानी कि हम क्या कह सकते हैं इसको कि हाईली इलास्टिसिटी इन द पार्ट, ठीक है। तो ये हाईली इलास्टिसिटी बता रहा है, और ये एक इन्वर्स रिलेशंस बताता है, उल्टा संबंध बता रहा है, किसमें, कीमत में और कुल व्यय में। आपको याद रखना है कि ड्यू टू डिक्रीज in price of commodity from P1 to P2 the total expenditure is increasing due to inverse relationship। ध्यान रखिएगा ये एक विपरीत संबंध के कारण होता है, राइट। और फर्स्ट कंडीशंस किसको बता रही है, फर्स्ट कंडीशन आपको प्रेजेंट कर रही है हाईली इलास्टिसिटी को, और इट इज़ इन अ रेस्पेक्ट ऑफ कमोडिटीज ऑफ लग्जरी गुड्स। तो ये किसको बताती है, विलासिता वस्तुओं को, लग्जरी गुड्स को प्रेजेंट करती हैं। तो ये फर्स्ट कंडीशंस थी। सपोज दैट हम मानते हैं कि आपका प्राइस P2 से कहाँ जा रहा है, P3 पे जा रहा है। तो आपने देखा कि जब आपका प्राइस P2 से P3 जा रहा है, चाहे हम ऐसा कहें कि प्राइस आपका P2 से कहाँ जा रहा है, P3 जा रहा है, या हम कहें प्राइस P3 से बढ़कर P2 हो गया है, तो दोनों ही कंडीशन में आपने देखा कि एक्सपेंडिचर क्या है हमारा, इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ कंज्यूमर रिमेन द सेम, ठीक है, सेम ही आ रहा है, चाहे आपका डिक्रीज इन द प्राइस हो रहा है यानी कि P2 से P3 हो रहा हो, चाहे प्राइस आपका इंक्रीज हो यानी P3 से P2 की तरफ जा रहा हो। तो ये क्या प्रेजेंट कर रहा है, ये बता रहा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कि एक यूनिट के बराबर। इट इज़ रिलेटेड टू योर कंफर्टेबल गुड्स, ये आपके आरामदायक वस्तुओं में आती हैं। तो यानी लोचदार मांग क्या है, इकाई के बराबर है। तो ये आपको बताना है कि प्राइस चाहे P2 से P3 जाए, ठीक है, चाहे प्राइस आपका P3 से कहाँ चला जाए, P2 पे, तो भी आपका एक्सपेंडिचर सेम रहता है, कोई चेंजेस नहीं आता है। ये रिलेटेड होता है कंफर्टेबल गुड से, राइट। अब बात करते हैं थर्ड कंडीशन की, जिसमें आपने देखा कि जब P3 से प्राइस कहाँ जा रहा है, P4, यानी प्राइस कहाँ जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, बाय डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी फ्रॉम P2 से लेकर P4 जा रहा है। द कंज्यूमर डिक्रीज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द कमोडिटीज़। अब जो उपभोक्ता होगा
वो अपना एक्सपेंडिचर क्या कर रहा है, कम कर रहा है। देखिए यहाँ एक्सपेंडिचर P3 पे ज़्यादा था, लेकिन जैसे ही प्राइस कम हुई तो एक्सपेंडिचर क्या हो गया, कम हो गया। देखिए ये, ठीक है। तो ये क्या प्रेजेंट कर रहा है, इट इज़ अ एक्सप्लेन द लेस इलास्टिसिटी या कह सकते हैं इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इट इज़ जनरली इन द रिस्पेक्ट ऑफ नेसेसरी कॉमोडिटीज़। देखिए जब प्राइस आपका P3 से P4 जाता है तो वस्तु की कीमत में कमी से उपभोक्ता द्वारा जो भी कुल व्यय किया जाता है वो कम किया जाता है। यानी जब प्राइस कम होगा तब उपभोक्ता कम खर्च करेगा। अभी हमने टेबल पे प्रूफ किया था, जब प्राइस आपका थर्ड कंडीशन क्या थी, 1000 था, 1000 से 720 आ गया और 720 से एक्सपेंडिचर कहाँ चला गया, 480। तो वहाँ पे कंज्यूमर क्या देखता है कि प्राइस ज़्यादा हो रही है, प्राइस कम हो रही है, तो वो अपना खर्च भी क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो इसे कहते हैं कम लोचदार या बेलोचदार मांग। बेलोचदार मांग का मतलब आपकी डिमांड में कोई चेंजेस नहीं आएगा, चाहे प्राइस का कुछ भी चेंजेस हो, ठीक है। तो ये मोस्टली अनिवार्य जो वस्तु होती है, जो कंपल्सरी होती है, जो नेसेसरी आइटम्स होते हैं उनके लिए बताया गया है। तो फर्स्ट कंडीशन में आपको ध्यान रखना है लग्जरी आइटम्स के लिए, सेकंड कंफर्टेबल के लिए, और थर्ड है आपका नेसेसरी या जो अनिवार्य वस्तु होती है उसके लिए। तो अभी हमने जो डिस्कस किया था वो दो मेथड डिस्कस किए। फर्स्ट कौन सा था, परसेंटेज मेथड, और सेकंड कौन सा था आपका टोटल आउटले मेथड। टोटल आउटले मेथड में उसका थोड़ा आपको मीनिंग बताना है, फिर टेबल और फिर डायग्राम को एक्सप्लेन करना है। तीनों डायग्राम को ये जो डायग्राम बताएंगे इस डायग्राम को आपको तीनों कंडीशन को पॉइंट वाइज डिस्कस करना है। फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट सिचुएशन, सेकंड सिचुएशन और थर्ड सिचुएशन, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं इसके थर्ड मेथड की, जिसका नाम है मांग की बिंदु लोच विधि, यानी पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेथड। देखिए ये जो मेथड है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बताया गया है। क्यों बताया है कि जब वस्तुओं की कीमत में अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन होता है, यानी कि बहुत कम मात्रा में जब चेंजेस होता है, व्हेन द चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी आर वेरी लो। ध्यान रखिएगा, सूक्ष्म परिवर्तन होने पर आप कौन से मेथड को प्रीफर करेंगे, तो वो कौन सा होगा, पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेथड। कभी तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द इलास्टिसिटी डिमांड मेथड्स, ठीक है। लेकिन कभी कभी डीपली क्वेश्चंस होगा तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि जब आपकी कह सकते हैं प्राइस में आपका थोड़ा सा भी, अगर बिल्कुल थोड़ा वस्तुओं की कीमत में चेंजेस आता है, यानी वेरी लो चेंजेस इन द प्राइस, तो आप कौन से मेथड को प्रीफर करेंगे। तो वो कौन सा मेथड हो गया, पॉइंट इलास्टिसिटी डिमांड मेथड, राइट। चलिए इस मेथड के बारे में बात करते हैं। इसे कीमत में अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन होते हैं तभी इसे अपनाया जाता है, तब मांगी गई मात्रा में बहुत ही कम परिवर्तन होता है। ऐसी स्थिति में मांग वक्र किसी बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात की जाती है। इसका कारण यह है कि किसी मांग वक्र में विभिन्न बिंदुओं पर मांग की लोच भिन्न भिन्न होती है। देखिए जो डिमांड कर्व होता है वहाँ पे जितने भी पॉइंट बनते हैं डिमांड कर्व में, उसमें सब पे आप देख सकते हैं कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी वो डिफरेंट होगी। तो ये मेथड क्या कह रहा है कि व्हेन द चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी आर वेरी लो, द चेंज इन द डिमांड क्वांटिटी आर ऑल्सो वेरी लो। यानी प्राइस में बहुत कम चेंजेस होगा तो डिमांड में भी बहुत कम चेंजेस होगा, और उसके लिए हम मांग की बिंदु लोच विधि का यूज़ करेंगे। इन दिस सिचुएशन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज एक्सप्लेन एनी पॉइंट ऑफ डिमांड कर्व। इट इज़ ड्यू टू रीजन दैट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ वेरियस पॉइंट ऑफ डिमांड कर्व आर डिफरेंट। जो डिमांड कर्व पे जितने भी पॉइंट बनते हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, अलग अलग पॉइंट जो बनेंगे वो सारे के सारे जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अलग अलग प्रेजेंट करेंगे, यानी कि सभी पॉइंट पे अलग अलग हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी। चलिए इसका फॉर्मूला क्या है उसके बारे में बात करते हैं। फॉर्मूला आपका क्या बता रहा है, मांग वक्र पर किसी बिंदु से मांग वक्र का निचला हिस्सा, यानी कि लोअर पॉइंट, ठीक है, और अपॉन क्या है, मांग वक्र पर किसी बिंदु से मांग वक्र का ऊपरी हिस्सा। यानी ये जो कह सकते हैं ये जो फॉर्मूला है वो हमें क्या बताएगा कि कंपैरिजन बता रहा है, किसका बता रहा है, लोअर पार्ट ऑफ डिमांड कर्व, लोअर पार्ट ऑफ डिमांड कर्व फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ डिमांड कर्व। जो लोअर पार्ट होगा नीचे का हिस्सा उस वो लिखना है और डिवाइड करना है किससे, अपर पार्ट ऑफ डिमांड कर्व फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ डिमांड कर्व। तो ये अपर जो पार्ट होगा उसके को लिखना है, राइट। तो ये इसका फॉर्मूला था और इस फॉर्मूले के बेस पे हम इसे डायग्राम से इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेथड है वो क्या है, राइट।
चलिए बात करते हैं इसके डायग्राम की, थर्ड मेथड का जो हम बात कर रहे थे पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेथड का। उसमें देखिए एक डायग्राम बनाया है जिसपे ओ एक्स पे हमने क्या बताया है, ओ एक्स पे हमने बताया वस्तु की मात्रा यानी कि क्वांटिटी ऑफ कॉमोडिटी, राइट, और ओ वाई पे हमने प्रेजेंट किया है प्राइस को। तो देखिए इस डायग्राम को हम डिस्कस करते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे हमने एक डिमांड कर्व प्रेजेंट किया है। डिमांड कर्व क्या है आपका, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन के रूप में एक डिमांड कर्व बनाया है और ये डिमांड कर्व आपको अलग अलग पॉइंट को प्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो डिमांड कर्व है वो हमें बता रहा है कि जब हायर पॉइंट पे होगा यानी कि इफ़ दिस टू पॉइंट आर इक्वल द डिमांड ऑफ द कमोडिटी विल बी इलास्टिसिटी, यानी कि अगर आपका यदि दोनों भाग बराबर हैं, यानी जो अपर पॉइंट अभी हमने बात किया ना, लोअर पॉइंट और अपर पॉइंट अगर दोनों ही बराबर हैं तो वस्तु की मांग क्या होगी, लोचदार होगी, यानी कि इलास्टिसिटी होगी। अगर बात करें इफ़ द लोअर पार्ट इज़ लार्जर, यानी कि आपका जो नीचे का भाग है वो ज़्यादा है, तो क्या हो जाता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी ग्रेटर देन द यूनिट, यानी अगर आपका नीचे का पार्ट ज़्यादा है, ठीक है, तो वो क्या बताएगा, हायर की, यानी कि हम कह सकते हैं जो ग्रेटर देन यूनिट यानी एक से ज़्यादा होगा और वो हमें क्या बताएगा, हाईली इलास्टिसिटी बताएगा। आगे कंडीशन क्या है, इफ़ द अपर पार्ट इज लार्जर, यानी ऊपर का भाग अगर आपका ज़्यादा है, ठीक है, ऊपर का भाग अगर ज़्यादा है तो वो किसको बताएगा, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी लोअर देन द यूनिट, यानी इकाई से क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। तो देखिए अगर आपका ये पार्ट यहाँ पे देखिए जो ई पॉइंट है वो बता रहा है इन्फिनिटी, यानी कि अगर प्राइस में थोड़ा सा भी चेंजेस आता है, प्राइस में थोड़ा भी चेंज आएगा तो आपका जो डिमांड है उसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा चेंज आएगा। जो आपका सपोज दैट अगर आपका जो प्राइस है, ठीक है, प्राइस है, अगर उसमें कह सकते हैं कीमत में थोड़ा सा भी चेंज आया तो जो आपकी मांग होगी उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आएगा, या हम कह सकते हैं कि जो परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसे बोल सकते हैं। तो वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं भी हो या थोड़ा सा भी परिवर्तन हो तो डिमांड में बहुत अधिक वृद्धि या कमी हो सकती है, तो इसे ही कहते हैं हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, या हम कह सकते हैं जो डिमांड है वो कैसी रहती है, इन्फिनिटी, यानी कि पूर्ण लोचदार, राइट। बात करते हैं इस पॉइंट की जहाँ पे क्या प्रेजेंट कर रहा है, ये बता रहा है आपका यूनिट से ज़्यादा ग्रेटर देन कंडीशंस बता रहा है। देखिए ये कंडीशंस क्या बता रही हैं कि अगर आपका प्राइस है उस प्राइस में अगर थोड़ा सा भी चेंज हुआ, यानी कि कीमत है उस कीमत में थोड़ा भी परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि मांग डिमांड में ज़्यादा परिवर्तन होगा। जब किसी वस्तु की मांग में आनुपातिक परिवर्तन कीमत के आनुपातिक परिवर्तन से अधिक होता है तो इसे कहते हैं हाईली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या कहेंगे, हाईली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। तो यहाँ पे आपका प्राइस है उसमें कह सकते हैं थोड़ा सा भी चेंजेस, थोड़ा सा मतलब अगर प्राइस में आपका 10% चेंज आ रहा है तो डिमांड आपका 25% से अगर बढ़ रहा है तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहते हैं हाईली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बात करते हैं थर्ड कंडीशंस की, जिसमें क्या पॉइंट बता रहा है, देखिए ये जो डिमांड कर्व जो हमने बनाया ना, इस डिमांड कर्व में हर एक पॉइंट अपनी अलग अलग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बता रहा है। तो ये जो जेड पॉइंट है ये क्या बता रहा है, ये जेड पॉइंट आपको प्रेजेंट कर रहा है कि अगर आपकी प्राइस है उसमें 10% चेंज हो रहा है तो आपका डिमांड में भी क्या होगा, 10% चेंज आएगा, यानी वस्तु की कीमत में 10% वृद्धि होती है तो मांग की मात्रा में 10% कमी होगी। तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं इलास्टिसिटी डिमांड, राइट। जो हमने परसेंटेज वाले मेथड में भी देखा था कि 10% अगर आपका प्राइस है वो आपका बढ़ जाता है तो जो डिमांड होगी वो आपकी 10% से ही क्या होगी, कम होगी। तो ये जो कंडीशंस होती है ये जेड पॉइंट पे प्रेजेंट कर रहा है, यानी इक्वल बता रहा है। बात करते हैं ओ पॉइंट की। ओ पॉइंट क्या बता रहा है आपको, यूनिट से लेस देन कंडीशंस बता रहा है। इस कंडीशन में क्या होगा कि जो आपकी प्राइस है, कीमत है, उसमें 25% अगर कमी आती है यानी कम हो जाती है तो मांग में केवल सिर्फ 5% क्या होता है, इंक्रीज होता है। यानी कि जो ओ पॉइंट है वो किसे बता रहा है कि अगर आपका 25% जो आपकी प्राइस है वो कम हो रही है तो आपका जो डिमांड रहेगा या जो क्वांटिटी होगी वो बढ़ेगी तो सही, लेकिन कितना, सिर्फ 5%। तो ये किसी कंडीशंस को बता रहा है, इन इलास्टिसिटी डिमांड को बता रहा है। इन इलास्टिसिटी डिमांड का मतलब क्या होता है, जो प्रपोर्शनल चेंजेस आता है प्राइस में, ज़्यादा चेंजेस आता है कंपैरिजन टू डिमांड के, तो इसे कहते हैं इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, राइट।
तो ये कंडीशन थी हमारी ओ पॉइंट पे। बात करते हैं सबसे एक लास्ट पॉइंट की, पी पॉइंट की। पी पॉइंट में क्या बता रहा है, इलास्टिसिटी क्या बता रही है, जीरो बता रही है। देखिए जीरो इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है कि जब प्राइस है, जब कीमत में बहुत अधिक परिवर्तन होने पर वस्तु की मांग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि अगर आपका प्राइस है उसमें तो चेंजेस हो रहा है, लेकिन आपका डिमांड में क्या होगा, चेंजेस नहीं होगा। इसीलिए आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब आपका जो ऊपर का पॉइंट होता है, यानी इफ़ द लोअर पार्ट इज लार्जर देन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी ग्रेटर देन द यूनिट, तो ये इस कंडीशंस को बता रहा है, राइट। तो ये एक डायग्राम आपको बताना है थर्ड मेथड में, जिसमें आपको एक डिमांड कर्व पे सारे जो डिफरेंट पॉइंट होते हैं, जो डिफरेंट पॉइंट प्रेजेंट कर रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, इस डायग्राम के कह सकते हैं, इस डायग्राम से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। और ये डायग्राम बनाने के बाद आप अपनी इस डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। बात करते हैं फोर्थ मेथड यानी मांग के चापलूज विधि यानी आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेथड की। देखिए इसमें क्या होता है कि अगर आपकी कीमत में परिवर्तन होता है लेकिन उससे ज़्यादा आपकी डिमांड यानी मांग में ज़्यादा बड़ा परिवर्तन होगा, तो उसकी कैलकुलेट करने के लिए, उसका मेज़र करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, चापलूज विधि का प्रयोग करेंगे। यानी प्राइस में चेंजेस होने पर, लेकिन प्राइस में जो चेंज हुआ है उसके कारण जो आपकी डिमांड है उसमें बड़ा आपका परिवर्तन आ रहा है, एक लार्ज स्तर पे जो परिवर्तन आ रहा है, तो उसके कारण हम उसको मेज़र करने के लिए हम कौन सी मेथड का यूज़ करेंगे, आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेथड। मांग दशाओं के बड़े परिवर्तनों के कारण मांग की लोच का सही मूल्यांकन करने के लिए, यानी जो डिमांड में हाई लेवल का जो चेंजेस आ रहा है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, आरंभिक एवं परिवर्तित मात्राओं का औसत प्रयोग किया जाएगा। इट मीन्स क्या है, एवरेज ऑफ इनिशियल एंड चेंज क्वांटिटी आर यूज्ड। यानी कि इसमें हम क्या करेंगे कि अगर डिमांड में एक बिग चेंजेस आया है तो उसको कैलकुलेट करने के लिए आप क्या निकालेंगे, आरंभिक एवं परिवर्तित मात्राओं का औसत प्रयोग किया जाएगा। यानी कि जो इनिशियल होगा और जो डिमांड की जो डिमांड है उसकी क्वांटिटी में जो चेंजेस आया उसका हम क्या निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे, राइट। अदर वर्ड्स यानी कि अन्य शब्दों में चाप विधि द्वारा नई एवं पुरानी कीमत मांग के औसत के आधार पर मांग की लोच ज्ञात की जाती है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। क्या कह रहा है कि ये जो आर्क मेथड है उस आर्क सिस्टम में हम कह सकते हैं कि ओल्ड प्राइस और एवरेज ऑफ डिमांड, जो ओल्ड प्राइस रहेगी उसका और मांग की औसत के आधार यानी कि जो आपका एवरेज ऑफ डिमांड होगा उसके बेस पर ही हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी मांग की लोच कैलकुलेट करेंगे। वास्तविक जीवन में हम कह सकते हैं कीमत में अधिक परिवर्तन के कारण हम इस मेथड को यूज़ करते हैं। यानी कि अगर आप इस मेथड की बात करें तो इन प्रैक्टिकल लाइफ दिस मेथड इज़ accepted more useful due to heavy changes taking place in prices। अगर आपकी कीमत में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है तो हम कौन से मेथड से कैलकुलेट करेंगे, आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेथड से, राइट। आगे बात करते हैं इसका क्या फॉर्मूला है। देखिए फॉर्मूला क्या है आपका आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेथड का फॉर्मूला क्या होगा। देखिए मांग की कीमत लोच, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मांग की मात्रा में परिवर्तन जो हम पहले यूज़ करते थे आपका चेंज इन क्वांटिटी, लेकिन यहाँ पे एक नया क्या बन रहा है, मांग की प्रारंभिक मात्रा यानी जो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ डिमांड होगी उसमें हम प्लस कर देंगे मांग की नवीन मात्रा यानी कि न्यू क्वांटिटी ऑफ डिमांड, राइट। तो देखिए शॉर्ट में हम क्या लिख रहे हैं, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन क्या कर रहे हैं, Q1 किसको कहते हैं, इनिशियल जो डिमांड की क्वांटिटी रहेगी उसको, और Q2 किसे कहेंगे, जो आप न्यू क्वांटिटी ऑफ डिमांड कर रहे हैं यानी मांग की नवीन मात्रा, ठीक है, उसका एवरेज आपको निकालना है। अपॉन क्या करेंगे, कीमत में परिवर्तन यानी कि चेंज इन प्राइस, और उसको अपॉन किसे करेंगे, प्रारंभिक कीमत प्लस नवीन कीमत यानी जो इनिशियल प्राइस होगी वो प्लस न्यू प्राइस। तो ये इसका फॉर्मूला है किसका, आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेथड का। क्या फॉर्मूला बन गया हमारा, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन Q1 का हो जाएगा आपका जो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ डिमांड है यानी प्रारंभिक मात्रा होगी वो, प्लस जो आप नई मात्रा है यानी न्यू क्वांटिटी ऑफ डिमांड जो कर रहे हो वो, राइट। अपॉन करेंगे चेंज इन प्राइस, जो प्राइस में चेंजेस आया है, और उसे अपॉन कर रहे हैं P1 यानी कि जो ओल्ड प्राइस है प्लस P2
यानी कि जो न्यू प्राइस है, राइट। तो इस फॉर्मूले को हम एक एग्जाम्पल से हम इसे एक्सप्लेन करते हैं कि ये फार्मूला है वो क्या बता है। अभी हमने जो इसका फार्मूला देखा था आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेथड का, उसको समझने के लिए हम एक डायग्राम लेते हैं और फिर एक एग्जांपल से इसे समझते हैं। तो देखिए ये डायग्राम क्या बता रहा है, ओ एक्स पे जो है वो हमने क्वांटिटी ऑफ डिमांड को बताया है, राइट। ओ वाई पे हम बता रहे हैं कमोडिटीज़ की जो प्राइस होती है, राइट। तो देखिए इसमें क्या होगा कि यहाँ पे हम इस जो डायग्राम है उस डायग्राम में जो ये डी है, तो डी किसको प्रेजेंट कर रहा है, डिमांड कर्व को बता रहा है, यानी कि जो आपका हम कह सकते हैं मांग रेखा है, राइट। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जैसे कि प्राइस पी होने पर हम कह सकते हैं क्वांटिटी की आपकी जो डिमांड है वो क्या है, क्यू। प्राइस पी पे कितना है, आपका डिमांड कितना है, क्यू। अगर प्राइस आपकी डाउन हो जाती है यानी कि P1 हो जाती है तो आपकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब हमें देखना है कि जो ए और बी, ये जो ए बी है इसके बीच में क्या इलास्टिसिटी है, या हम कह सकते हैं कि दो मूल्यों और दो मात्राओं के बीच से संबंधित है। ये जो आर्क मेथड होता है वो क्या बताता है कि ए और बी के बीच में जो मांग की लोच है वो कैसी है, यानी ए और बी की बात नहीं कर रहे हैं हम, किसकी कर रहे हैं, इसके मिड पॉइंट की। तो मिड पॉइंट का मतलब है दो मूल्य और दो क्वांटिटी से रिलेटेड ये मेथड है। तो ये जो डिमांड कर्व है वो किन्हीं दो बिंदु का या दो पॉइंट में क्या आपकी इलास्टिसिटी रहेगी उसका कैलकुलेशंस करता है। तो यानी कि ये क्या बताएगा, दो मिड पॉइंट के बिटवीन ये रिलेशंस बताएगा, दो सेलेक्टेड जो पॉइंट होंगे उनके बीच के रिलेशंस को कौन सा मेथड एक्सप्लेन करता है, आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेथड है वो आपको एक्सप्लेन करेगा। यानी कि आर्क इलास्टिसिटी मेजर इलास्टिसिटी एट द मिड पॉइंट बिटवीन द टू सेलेक्टेड पॉइंट, यानी आर्क इलास्टिसिटी जो है वो आपके मिड पॉइंट जो कि आपने दो सेलेक्टेड पॉइंट के बीच में जो है उसकी इलास्टिसिटी बताएगा, यानी ए और बी के बीच में जो है वो उसकी क्या इलास्टिसिटी रहेगी, ठीक है। तो चलिए इसको हम एक एग्जांपल से सॉल्व करते हैं कि क्या है। जैसे सपोज दैट हम बात करते हैं कि ए पे जो कीमत थी, जो ए पॉइंट था आपका, जहाँ पे आपकी कीमत क्या थी, प्राइस क्या थी 8, और जो क्वांटिटी थी वो कितनी थी 10, यानी कि आपकी कीमत जो प्राइस है वो 8 थी, तब आप मांग कितनी कर रहे थे, 10 कर रहे थे। जो बी पॉइंट था, बी पॉइंट में आपने देखा प्राइस डाउन हो गई थी, 6 हो गया था, ठीक है, प्राइस आपकी डाउन हो गई और क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी 12, ठीक है। तो ये 12 है। तो इसी को ही हम सॉल्व करके अपने फॉर्मूले पे अप्लाई करके देखते हैं कि वहाँ ए और बी के जो पॉइंट था बीच का, मिड का, उसमें कैसी इलास्टिसिटी होगी। जो हमने अभी डायग्राम बनाया था जहाँ पे सपोज दैट 8 प्राइस था तो आपका डिमांड कितना था 10, जैसे ही प्राइस आपका क्या हो गया, प्राइस आपका 6 हो गया, तो आप देखते हैं 6 प्राइस पे आपका जो डिमांड है वो कितना हो गया 12। तो हमें देखना था कि ये जो डिमांड कर्व है, यानी ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, इसके बीच में ये जो मिड पॉइंट है इसके बीच में कौन सी इलास्टिसिटी है। ये मिड पॉइंट की जो इलास्टिसिटी बताएगा वो कौन सा मेथड होता है, आर्क इलास्टिसिटी ऑफ मेथड। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं। सपोज दैट हमने अभी देखा कि 8 और जो 6 था, ठीक है, 8 और 6 क्या था हमारे लिए, प्राइस थी, 8 और 6 था प्राइस, और जो क्वांटिटी थी वो कितनी थी, 8 पे कितना था 10 और 6 पे कितना है 12, ठीक है। तो ये प्राइस को डिनोट कर रहा था, ये किसको बता रहा है, क्वांटिटी को। तो चलिए बात करते हैं प्राइस में कितना चेंजेस आया और क्वांटिटी में कितना चेंजेस आया। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला पता है कि आपका फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था हमारा चेंज इन क्यू अपॉन Q1 प्लस Q2, ठीक है, और नीचे क्या था, चेंज इन प्राइस अपॉन P1 प्लस P2, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले से हम देखते हैं कि क्वांटिटी में कितना चेंज आया, क्वांटिटी में चेंज आया आपका 2, और आपकी क्वांटिटी कितनी थी, पहले इनिशियल जो क्वांटिटी थी वो थी 10, और जो आपकी न्यू क्वांटिटी थी वो कितनी थी 12, ठीक है। उसका एवरेज निकालना आपको, तो आप इसका हमें एवरेज निकालेंगे 10 प्लस 12 का। बात करते हैं प्राइस में कितना चेंजेस आया, प्राइस में 8 से 6 हो गया, तो डिफरेंस कितना है 2 का। आपका जो ओल्ड प्राइस है यानी जो इनिशियल प्राइस है वो कितना है 8, और जो न्यू प्राइस है वो कितना है 6। तो बस इसको कैलकुलेट करेंगे, 2 और 10 प्लस 12 कितना होता है 20,
2, फिर 2 और 8 + 6 कितना होगा 14। बस बिल्कुल इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे तो 2/22 और ये हो जाएगा 14/2। तो इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 7/11 और इसको डिवाइड करने पर आंसर आ रहा है आपका 0.635। 1 से कम है, 1 से कम होने पर ये क्या कहेंगे, इन इलास्टिसिटी डिमांड कहेंगे या फिर लेस इलास्टिसिटी। तो इसका क्या आ जाएगा, आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में बी सो बाय डायग्राम। ये क्या बता रहा था कि आर्क इलास्टिसिटी जो हमने कैलकुलेट की है उससे जो आंसर आ रहा है वो हमारा बता रहा है लेस इलास्टिसिटी का। जो ये एग्जांपल लिया है या जो डिमांड का जो ए बी पॉइंट के बीच में जो इलास्टिसिटी पूछी है वो इलास्टिसिटी क्या बता रही है, या तो लेस इलास्टिसिटी या इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अभी जो है वो हमने डिस्कस किए हैं 4 मेथड्स किसके, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। फर्स्ट था आपका परसेंटेज मेथड, सेकंड मेथड कौन सा था जिसमें आप टोटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहे थे, टोटल आउटले मेथड, और थर्ड था पॉइंट मेथड, और फोर्थ था आपका आर्क मेथड, राइट। तो पॉइंट मेथड में आपने देखा कि डिमांड करके जितने भी पॉइंट होते हैं वो अलग अलग इलास्टिसिटी को प्रेजेंट कर रहे थे। और आर्क मेथड का मतलब क्या होता है, अगर हम आर्क मेथड यानी चाप जो मांग की चाप लोच विधि है उसको शॉर्टकट में, जो अभी हमने 4 मेथड पढ़ा उसको शॉर्टकट में क्या कहेंगे, तो आर्क मेथड क्या कर रहा है, आर्क इलास्टिसिटी मेजर इलास्टिसिटी ऑफ द मिड पॉइंट बिटवीन 2 सेलेक्टेड पॉइंट। जो हमने ए और बी को सेलेक्ट किया था उसके मिड पॉइंट की जो इलास्टिसिटी बताता है वो कौन सा बताता है, आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेथड। और ये जो फोर्थ मेथड होगा ये कब यूज़ किया जाता है, जब बहुत ज़्यादा बिग चेंजेस होता है इन द डिमांड कंडीशन, जब मांग की जो कंडीशंस होती है उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन आने पर हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेथड। तो ये 4 मेथड हैं किसके, आपके इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। ओके।